नमस्कार प्यारे भाइयों, यदुमेर शिवम सर एंड इंग्लिश बेसिलियन सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नरेशन की, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले हमको उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले उसमें होने वाले बदलाव या उसके बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से हम युद्ध को जीत सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नरेशन की। तो नरेशन को हम हिंदी में वर्णन के नाम से जानते हैं। ठीक, नरेशन को हम हिंदी में वर्णन के नाम से जानते हैं। और ये वर्णन जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक, नरेशन को हम हिंदी में वर्णन के नाम से जानते हैं। और ये वर्णन दो प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक, नरेशन जिसका मतलब वर्णन दो प्रकार से किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में से प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट में से अप्रत्यक्ष। और इस टॉपिक में दो व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति होता है स्पीकर और दूसरा होता है लिसनर। पहला स्पीकर, दूसरा लिसनर। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला और लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला। ठीक, बोलने का मतलब है मैं बोलने का कार्य कर रहा हूं तो मैं कौन हुआ? स्पीकर। और आप सुनने का कार्य कर रहे हैं तो आप कौन हुए? लिसनर। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात आती है अपनी डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट की। अब ये समझना है हमको डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो बात आती है डायरेक्ट की। ठीक, बात आती है डायरेक्ट की। और डायरेक्ट, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि स्पीकर की बातों को, मतलब बोलने वाले की बातों को जैसे का तैसा कहना क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कहलाएगा। दोबारा सुनेंगे, स्पीकर की बातों को जैसे का तैसा कहना क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कहलाएगा। ठीक, और स्पीकर की बातों को अपने शब्दों में कह देना क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। ठीक, तो आप लिख सकते हैं इसको, वक्ता की बातों को जैसे का तैसा कहना डायरेक्ट कहलाता है। ठीक, वक्ता की बातों को जैसे का तैसा कहना क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहलाता है। अब बात आती है इनडायरेक्ट की। ठीक, तो इनडायरेक्ट की भी परिभाषा आपने अभी सीखी कि स्पीकर की बातों को अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा करके कहना क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं, वक्ता
की बातों को अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक, वक्ता की बातों को अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा करके कहना क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कहलाएगा। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिखा हमने, राम ने रवि से कहा मैं आगरा जाऊंगा। ठीक, राम ने रवि से कहा मैं आगरा जाऊंगा। अब आप यहां पे देख रहे हैं राम ने किससे कहा? राम ने रवि से कहा। किससे कहा? रवि से कहा। तो ये राम जो है बोलने का कार्य कर रहा है, तो मतलब राम कौन हुआ यहाँ पे? स्पीकर। ठीक, पॉइंट क्लियर। राम बोलने का कार्य कर रहा है, तो राम कौन हुआ? स्पीकर। अब इसकी बात को सुना किसने? रवि ने। तो ये सुनने का कार्य कर रहा है, तो ये कौन हुआ? लिसनर। क्लियर। राम ने रवि से कहा मैं आगरा जाऊंगा, तो राम कौन हुआ? स्पीकर, और रवि कौन हुआ? लिसनर। अब इसको हमें इन परिभाषा से समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीन्स कैसे निकालेंगे। तो आप बात यहाँ पे किसकी हो रही है? राम ने रवि से कहा मैं आगरा जाऊंगा। रवि अब किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर के कहे कि राम ये कह रहा है मैं आगरा जाऊंगा। समझ में आया ना? यानी कि राम ने रवि से कहा मैं आगरा जाऊंगा। अब ये बात रवि किसी दूसरे से कह रहा है कि राम ये कह रहा है मैं आगरा जाऊंगा। तो जो बात भाई राम यानी कि राम ने रवि से कही, वही रवि ने किसी दूसरे से कही। तो ये बात कौन सी हुई? डायरेक्ट। मतलब उसने उसकी बातों को जैसे का तैसा कह दिया। अब यही रवि किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर के ये कहता कि वो राम ये कह रहा है कि वो बस में बैठ करके आगरा जाएगा, तो इसने कुछ न कुछ शब्द अपनी तरफ से लगाए। तो ये चीज किस में हुई? इनडायरेक्ट में। तो यही परिभाषा बताती है कि वक्ता की बातों को बढ़ा चढ़ा करके अपने शब्दों में कह देना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने यहां तक देखा, इतना पॉइंट क्लियर करेंगे, लिखें, उसके बाद जल्दी से टेक और टाइम प्लीज। ठीक, यहां तक आपने किया होगा। अब यहां से आगे चलेंगे हम, जो पॉइंट नोट पॉइंट आएगा उस पे भाई डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। अब बात करते हैं इसके नोट पॉइंट पे। तो अब नोट पॉइंट देखते हैं, ये नोट पॉइंट क्या कहता है। ये नोट पॉइंट कहता है कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट नरेशन के
दो भाग होते हैं। यहां तक क्लियर है? डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। पहला भाग किसका होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का, जिसको हम आरवी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आरवी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा भाग है इसका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, जिसको हम आरएस के नाम से जानते हैं। क्लियर? डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। अब हमको समझना ये है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। तो रिपोर्टिंग वर्ब की परिभाषा क्या कहलाती है? वह वर्ब जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है। ध्यान रखना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वर्ब, ओनली फॉर वर्ब। वह वर्ब जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है उसे आरवी कहते हैं। और वह संपूर्ण कथन जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? आरएस। पॉइंट क्लियर? वह वर्ब जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर होती है उसको आरवी कहते हैं, और वह संपूर्ण कथन जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? आरएस कहते हैं। ठीक, परिभाषा आप लिख सकते हैं यहां से। वह वर्ब जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगी आरवी कहलाएगी, वह संपूर्ण कथन जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा वो क्या कहलाएगा? आरएस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप परिभाषा में देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिखे देता हूं परिभाषा आपकी ज्ञान के लिए, क्योंकि आप अपनी कॉपी और कलम निकाल करके बैठे। ठीक, जैसे कि जो भी पॉइंट है आपको लिखने का टाइम दिया जाता है, आप लिखें, आसानी से लिखें, नोट पॉइंट अपने क्लियर तरीके से करते चलें। और जो भी चीज़ आपको कराई जा रही है तो आप नोट्स में टाइप करें अपने अच्छे तरीके से। और बेहतर ये है कि आप अपने ईयरफोन लगा करके ही देखें, और जो मैं चीज़ बुलवाना चाहूँ उस चीज़ को आप कृपया करके दोहराने की कोशिश करें। ठीक, क्योंकि उससे यह है कि आपका भी रिवीजन बहुत बेहतर होगा। तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वह वर्ब जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर होती है आरवी कहलाती है। ठीक, अब भाई बात आई आरएस की, तो इसको हमने कैसे बोला? वह संपूर्ण कथन जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है आरएस कहलाता है। ठीक, इतना नोट करें जल्दी से। टेक योर टाइम प्लीज। नोट किया होगा, देखा होगा आपने। नेक्स्ट आगे चलते हैं यहां से। बात थी अपनी आरवी और आरएस की। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि आरवी और आरएस क्या है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है
Ram said to me, comma, inverted comma, I am a गुड बॉय। ठीक, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए गुड बॉय। अब इसमें हमको ये समझना है आरबी क्या है और आरएस क्या है। तो अभी परिभाषा में आपने क्या देखा, वह वर्ब, मैंने वर्ब की बात की थी, वह वर्ब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है क्या कहलाएगी, आरबी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आरबी। बात किसकी की थी मैंने, वर्ब की। और वह संपूर्ण कथन जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो क्या कहलाएगा, आरएस। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये संपूर्ण कथन है, आई एम ए गुड बॉय, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, आरएस। पॉइंट क्लियर। जो वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगी वो आरबी, और जो संपूर्ण कथन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो क्या कहलाएगा, आरएस। अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे राम अपना कौन हो गया, सब्जेक्ट, और यहाँ पे मी कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर हुआ ना। तो आपने देखा आरबी को कैसे पहचानेंगे और आरएस को किस तरीके से पहचानेंगे। ठीक, यहां तक बात चली आरबी और आरएस की। अब बात करेंगे इसमें होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके नियमों की बात करेंगे कि नियम किस तरीके से आएंगे और हमको बदलाव किस तरीके से करना है। तो अब बात करते हम इसके नियम की। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, सम इम्पोर्टेंट रूल्स change into indirect। ठीक, भाई इसके नियम जो है इंपोर्टेंट क्या है, इसमें बदलाव क्या करना पड़ेगा। तो पहला नियम जो है, बात करेंगे टेंस की। ठीक, टेंस में परिवर्तन, ठीक है नहीं, टेंस दिया गया होगा, आपको किस तरीके से बदलाव करना है टेंस में वो देख लेंगे। अब जैसे करके इधर डायरेक्ट में टेंस दिया होगा तो आपको इनडायरेक्ट में करना क्या पड़ेगा। ठीक, तो टेंस यदि आपका डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक, यदि आपका टेंस डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, समझ में आया ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। यदि यही टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो आप इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, ऐसे ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक, यदि आपका टेंस मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो आप इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप जल्दी से इतना नोट करें, फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे। ठीक है, नोट किया होगा आपने। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात आती है, प्रेजेंट की बात हो गई, अब बात आती है पास्ट की। अगर टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक, किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आप इसको चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ रहा है ना? अब बात अगर इसमें पास्ट कंटिन्यूअस की है, ठीक, तो आप चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समझ में आ रहा है ना? अब एक इनका शॉर्ट लेवल और तैयार किया है, आप इस तरीके से समझ सके तो समझ लेना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी प्रेजेंट के होते हैं किस में चेंज होते हैं? पास्ट में, ठीक। अब दूसरा रूप इसका ये है, सेकंड तरीका, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। यदि किसी वाक्य की मेन वर्ब में एस या ईएस दी गई है तो आप उसको चेंज कर देंगे किसमें? सेकंड फॉर्म में, ठीक। यदि डू या डज दी गई है तो आप चेंज फिर भी किस में करेंगे? सेकंड फॉर्म में, ठीक। यदि इसी में थोड़ा बदलाव और हुआ डू डज के साथ, यदि आपको नॉट मिल गई तो ध्यान रखना अब सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव बन गया तो सेकंड फॉर्म का नेगेटिव किस में जाता है? डिड नॉट में। अब बात आई इज एम आर की, तो आपने इज एम आर को चेंज किस में किया? वाज या वर में, ठीक। अब बात आई हैज और हैव की, तो हैज और हैव को आप किस में चेंज करेंगे? हैड में। अब बात आई हैज बीन और हैव बीन, तो हैज बीन और हैव बीन को आप किस में चेंज करेंगे? यहां पे देखो हैज हैव किस में है? हैड में, तो बस हैड के पीछे लगाना क्या है हमको? बीन। तो यहाँ पे अपना हैड को किस में चेंज किया? हैड बीन में। समझ में आया ना? तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं थोड़ा। तो यहां तक आपने देखा कि भाई हैज बीन और हैव बीन को हमने किस में चेंज कर दिया? हैड बीन में, ठीक। अब बात यहां पे आई सेकंड फॉर्म पे। किस पे आई? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म दी गई हो तो आप इसको चेंज करेंगे हेड में, और हेड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म, ठीक। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब बात आती है डिड दी गई हो, ठीक, या डिड के साथ में नॉट भी दिया गया हो, फिर भी आप इसको चेंज करेंगे हेड में, और प्लस हेड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म, ठीक। नॉट होगा तो आप किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का, ठीक। अब नेक्स्ट आगे और बढ़े तो आगे हमने देखा यहां पे बात आई बाजवर की। बाज और बर,
बाज वर्ग के साथ आईएनजी और दिया गया हो तो आप इसको चेंज करेंगे हैड बीन में। किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में। ठीक, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आगे देखें, अब बात आती है बिल की। ठीक, बिल है तो आपको पहले ही बोला था प्रेजेंट को पास्ट में, तो बिल का क्या होता है, ये फ्यूचर में है यहाँ पे, तो बिल का क्या हो जाएगा? वुड। ठीक, ऐसे ही इसी प्रकार से यदि सेल दिया गया हो तो सेल का हम लोग क्या कर लेंगे? शुड। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे यदि कैन दिया गया हो तो कैन को किस में चेंज कर देंगे? बोलो, किस में चेंज करेंगे? कुड में। ठीक, नेक्स्ट अगर यहाँ पे मान लीजिए मे दिया गया है, क्या दिया है? मे, तो मे को किस में आप चेंज कर दें? माइट में। ठीक, यदि आपका यहाँ पे मान लीजिए वुड दे दिया है, कभी कभी उल्टा भी दे देता है, वुड दे दिया है, शुड दे दिया है और कुड दे दिया है, मतलब ये पास्ट में पहले चेंज हो चुका है तो ये दोबारा चेंज नहीं होगा, तो इनको चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ये जैसे के तैसे ही रहेंगे। ठीक, इतना पॉइंट नोट करें जल्दी से, फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे। नोट किया होगा आपने। अब देखते हैं आगे। पहला था टेंस में परिवर्तन। ठीक, नियम। अब ये है पर्सन में बदलाव। ठीक है नहीं? पर्सन में बदलाव। ठीक, अब आपको पर्सन चेंज करने होंगे और यही सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है। यदि आपने अगर पर्सन को चेंज करना नहीं सीखा तो इस टॉपिक को आप कितनी भी कोशिश कर लें आपके समझ में नहीं आएगा। तो पर्सन, तो आप जानते हैं पर्सन 3 होते हैं जिनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। ठीक, फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ठीक, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। अब इस फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता कौन कौन है? आई और बी। पॉइंट क्लियर। सेकंड पर्सन के अंतर्गत कौन आता है? यू। ठीक, अब जो बाद बाकी के रह गए वो किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। ही, सी, इट और दे और किसी भी पर्सन का नाम। समझ में आया कि नहीं आया? तो पर्सन 3 प्रकार के हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में अपना आई और भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आते हैं। अब इनको पर्सन को हम चार्ट टेबल के हिसाब से देखेंगे कि इनकी चार्ट टेबल होती क्या है और इनके सब्जेक्ट केस क्या होंगे, ऑब्जेक्ट केस क्या होंगे और पजेसिव केस क्या होंगे, वो टेबल जल्दी से देखेंगे। तो इसको नोट कर लें अपनी कॉपी पे और टेबल पे ध्यान देखते हैं अब इसके पे। ठीक, अब क्योंकि ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और इसी के ऊपर ये टॉपिक जो है वो घूमता है, इसकी चार्ट टेबल है। इसकी चार्ट टेबल हम लोग बनाएंगे
क्योंकि आपने अभी सीखा कि पर्सन कितने थे, 3। ठीक, तो यहाँ पे आगे होगा सब्जेक्ट केस, दूसरा होगा ऑब्जेक्ट केस, तीसरा होगा पजेसिव केस। ठीक, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पजेसिव केस, ये 3 केस हैं इसमें। अब बात थी अपनी पर्सन की, तो आपने अभी सीखा पर्सन कितने थे, 3। तो उन्हीं तीनों पर्सन की टेबल यहाँ पे है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस वाले कॉलम में मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन। ठीक, इस वाले कॉलम में मैंने लिखा सेकंड पर्सन, और इस वाले कॉलम में मैंने लिखा थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन, इसमें सेकंड पर्सन, और इसमें मैंने लिखा थर्ड पर्सन। तो इधर जो भी केस आएंगे वो सब्जेक्ट में रहेंगे, इस वाली लाइन में आएंगे वो सभी ऑब्जेक्ट में रहेंगे, और इसमें जो भी आएंगे वो किस में रहेंगे, पजेसिव में रहेंगे। अब जैसे करके इसमें आप लोगों को अभी बताया फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, आई और बी। ठीक, सेकंड में कौन हुआ, यू। थर्ड में कौन हुआ, ही, सी, इट। ठीक है नहीं, ही, सी, इट, और दे, और किसी का नाम। ही, सी, इट, दे, किसी का नाम। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हो तो आप ऊपर से लिख सकते हैं, अब मैं तो बोल तो रहा हूं। तो इसका आई का ऑब्जेक्ट केस होता है मी। ठीक, तो पजेसिव केस हुआ माई। ठीक, और इधर माइन। ठीक, आई, मी, माई, माइन। ठीक, ऐसे ही बी का बी, अस, अवर, और इधर हो जाएगा अवर्स। ठीक, ऐसे यू, इधर भी यू, और इधर हो जाएगा योर, तो इधर हो जाएगा योर्स। ठीक, ऐसे ही का ही, हिम, और हिज। सी का सी, हर, और हर, और इधर हो जाएगा हर्स। इसका इट, इट, और इधर हो जाएगा इट्स। ऐसे ही दे का क्या होगा, देम, इधर हो जाएगा देयर। तो इधर आपका नेम का इधर भी नेम रहेगा, और इधर भी क्या रहेगा, नेम रहेगा। ठीक, एक बार रिवाइज देखें, आई, मी, माई, माइन, बी के बी, अस, अवर, अवर्स, यू, यू, योर, योर्स। ही के क्या होंगे, ही, हिम, हिज। सी के सी, हर, हर, और हर्स। ऐसे ही इट का इट से आपने देखा क्या हुआ, दे, देम, देयर, और यहाँ पे हम देयर्स भी कर सकते हैं, THEIRS। ठीक, ऐसे ही नेम का क्या हुआ, नेम, नेम, और नेम। किसी भी पर्सन का नाम हमेशा किस में रहता है, नेम में रहता है। तो आप इसको नोट करें जल्दी से। फिर अब इसमें जो बदलाव होंगे, नियम, वो अब सीखने जा रहे हैं। अब मेन काम हो गया अपना टेंस का चेंज करने का। ठीक, तो जल्दी से आप नोट करें इसको। उम्मीद करता हूं आप लोग अब आईडी उतारी होगी।
उसको आप अच्छे तरीके से नोट करें। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।